हेलो दोस्तों, तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 70 तक देख चुके हैं जो हमारा क्लास 9 का एंट्रेंस पेपर है सेशन 2020 एंड 21। तो इस वाले सेशन के अंदर अब हम देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 75 तक। तो आप लोग बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम, यानी कि पहला क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए बेसिकली कह क्या रहा है। तो स्टार्स हमारे मूव कर अपीयर होते हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम अर्थ से देखते हैं तब, ठीक है, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऑप्शन देखिए हम, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। देखिए बेसिकली क्या होता है, हमारी जो अर्थ है अपने एक्सिस पर किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। अब हम क्या है कि जब हम स्टार्स की तरफ देखते हैं तो वो हमें मूव होते हुए दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर रिलेटिव मोशन होता है बेसिकली स्टार और अर्थ के बीच में, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, रोटेट करती है, तो हमें स्टार जो मूव होते हुए दिखाई देते हैं या रोटेट होते हुए दिखाई देते हैं किस डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखाई देते हैं। तो बेसिकली इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, बी। देखिए मैं एक बार आपके लिए इसको पढ़ देता हूं, जो मैंने लिखा हुआ है, आपको और अच्छे तरीके से ही क्लियर हो जाएगा। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। स्टार्स thus appear to move from east to west due to the relative motion of them with respect to the earth। अर्थ के रेस्पेक्ट में जो हमें स्टार्स मूव होते हुए दिखाई देते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अर्थ के डायरेक्शन, जो रोटेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। तो बेसिकली मैंने इसका आपको आंसर पहले ही बता दिया था, तो ईस्ट टू वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, याद रखिएगा जो पिच है साउंड की वो किस पर डिपेंड करती है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके। फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। आइए देखिए इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली जो हमारी पिच ऑफ साउंड जो होती है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। तो बेसिकली आइए मैं पढ़ देता हूं एक बार और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। If the frequency of vibration is higher, then the sound will be high pitch. And if the sound is having lower pitch, then the frequency of vibration has to be lower. मतलब क्या हुआ कि ये जो डिपेंड कर रही है हमारी पिच ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमारे साउंड की पिच ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी जो है कम होगी तो जो पिच है साउंड की वो हमारी कम हो जाएगी। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है। लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस, यानी कि लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड क्या हमें देती है। ऑप्शन देख लेते हैं, लाउड साउंड, मीक साउंड, स्लो साउंड या श्रीक, यानी कि ज्यादा साउंड देती है, कम साउंड देती है, श्रीक साउंड देती है, या फिर बिल्कुल भी नहीं देती है। तो आइए देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, when the amplitude of vibration of steel tumbler is large, the sound produced is very large. The loudness of sound depends on the amplitude of vibration of sound producing object. When the amplitude of sound of vibration is large, the sound produced is large या फिर loud। देखिए मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है साउंड का, उतनी ही ज्यादा आवाज करती है वो हमारी साउंड, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि अगर हम देखें स्टील टम्बलर की बात की, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड हाई रहता है तो उसकी निकलने वाली आवाज कैसी रहती है? हाई रहती है, लाउड रहती है।
तो ये कहने का मतलब हुआ कि जो हमारी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड जो होती है वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा उतनी ही ज्यादा आवाज होगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस लाउड साउंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। When two forces act in opposite direction, then net force acting two forces is sum of two forces, difference between two forces, both of these या फिर none of these। मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, हम इधर मतलब पुश कर रहे हैं उसको। तो अगर एक बंदा और हमारे साथ ऐड हो जाता है, मतलब कि एक और बंदा आया, उसने भी हमारी मदद करी, एक कार है मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक गाड़ी है, गाड़ी को हम अकेले पुश कर रहे हैं तो कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक बंदा और आ गया हमारे साथ, हम दो बंदे ऐड हो गए, मतलब उस पे फोर्स लगा रहे हैं कार पे, तो कार क्या है, चलने लगती है। अब मान लीजिए कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और सामने से एक बंदा आकर के उधर से फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी, वो जीरो हो जाएगा उसका फोर्स, मतलब वहां कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या चीज देखी कि अगर फोर्स की डायरेक्शन, अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम ज्यादा फोर्स को लगा रहे हैं तो वो ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में दो आदमी फोर्स लगाते हैं तो वो डिफरेंस हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे क्या आंसर होगा इसका, बी आंसर हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप लोग बने रहिएगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ 27,000। मतलब इसका 27,000 का क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। वैसे मैं इसको डायरेक्ट बता सकता था आपको, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैथमेटिक्स से हिस्ट्री नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही मुंह ज़बानी बता दूं। ठीक है, तो देखिए आंसर निकालते हैं इसका। बेसिकली सबसे पहले बोल रहा है कि 27,000 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे कि किस किस से कट रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा है 27,000, इसके फैक्टराइज कर देते हैं इसे, तो ये 5 से चला जाएगा, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 एंड 0। ठीक है, फिर से 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 छंग 30। अब ये किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब 2 से जाएगा, ये 2 चौके 8, यहां से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये हमारा यहाँ पे कट गया। अब हमें क्यूब रूट निकालना है किसका, 27,000 का। यहाँ छोटा सा 3 लिखना था, सॉरी, यहाँ पे ये हमारा इसके फैक्टर्स निकल करके आ गए। ठीक है, ये हो गया हमारा 27,000। अब देखिए इसमें हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5 इंटू में 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। अब हमें क्यूब रूट लेना है, मतलब 3 के पेयर में से एक को निकाल देना है, वही हमारा क्यूब रूट कहलाता है। तो ये 5 का है, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, 3 एंड 2, तो 3 3 के पेयर बन गए। यहाँ से एक 5 निकल करके आ जाएगा, यहाँ से 3 निकल करके आ जाएगा, यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 30। कितना आ गया, 30। इसका आंसर आ गया डायरेक्ट, कितना आ गया, 30। अब आप 30 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, मतलब 30 इंटू 30 इंटू 30 क्या आएगा, देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा वापस से, 27,000। तो ये इसका क्या हो गया, क्यूब रूट निकल करके आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आप वैसे इसको डायरेक्ट कर सकते थे,
बट मैं डायरेक्ट बताता तो आपके अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता, तो इसी वजह से मैंने इसको आपको चेक करके भी दिखा दिया। तो अब हम इसको इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।